Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. My name is Muzammil Ali. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। तो पहली दो जो वीडियोस थी मेरी, उनमें मैंने आपको ई कैट के जो 2021 के थे पास पेपर उसके एमसीक्यूज करवाए थे। और आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम करेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट, जिसमें आपका ई कैट आ जाता है, एमडी कैट आ जाता है और डिफरेंट टेस्ट आए थे। उनमें जो केमिस्ट्री पोर्शन में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो बार बार रिपीट होते हैं उनको आज सोल्व करेंगे और उनका कंसेप्ट लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, एमसीक्यू शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट आपको देता चलूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अब बीएस डिपार्टमेंट में भी ई कैट का जो टेस्ट है, एंट्री टेस्ट, उसको लाजमी करार दे दिया गया। अगर आपने ई कैट का टेस्ट ना दिया देन आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अब एडमिशन बीएस डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा। पहले तो ये था कि सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो ई कैट था उसको देना लाजमी था, लेकिन अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक नया फैसला किया है जिसके मुताबिक कि बीएस डिपार्टमेंट में भी अगर आपने एडमिशन लेना है देन आपको ई कैट देना लाजमी होगा। तो ई कैट की तैयारी के लिए मैंने 2021 के एमसीक्यूज आपको पिछली दो वीडियोस में करवाए थे, आप जाके उनको डिटेल से समझ लें। और वो जो एमसीक्यूज हैं वो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं की वीडियो। और देखते हैं अपना पहला एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यूज है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO4-2। तो इसमें हमने क्या करना है, अपना ऑक्सीडेशन नंबर को देखना है। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर पेपर में आता है ये। तो SO4-, इसमें हमने क्या करना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो वो किस तरह निकालेंगे कि सबसे पहले सल्फर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसको मैं एक्स का नाम देता हूं, प्लस इसके बाद ऑक्सीजन का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है -2। और क्योंकि इसके एटम जो है वो 4 है इसलिए इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ और बराबर लिखूंगा इसको -2 के। जो चार्ज होता है उसको क्या करते हैं, उसके बराबर में लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x - 8 = -2। तो ये जाके इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x बराबर -2 + 8। तो यहां से हमारे पास निकल आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो कि निकला है +6। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, अल्फा। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा एमसीक्यू है, हमने इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर को ही निकालना है। क्रोमियम का हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है पोटाशियम क्रोमेट में। तो ये किस तरह निकालेंगे, उसमें क्या था, सिंपली कि उसमें चार्ज था, इसमें ये क्या है, न्यूट्रल है। तो इसको किस तरह निकालेंगे, इसको भी मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटाशियम का हमने क्या करना है, क्रोमियम का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। तो पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं देखूं तो इसके 2 एटम्स हैं, 2 आ गया। और क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है तो +1 प्लस इसके 2 एटम्स, क्योंकि हमने इसका निकालना है, इसको x का नाम दे दिया, प्लस इसके 7 एटम है, 7 आ गया। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 बराबर है 0 के। ये बराबर 0 के, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूट्रल है। दूसरा जो था SO4 में वहां पे -2 चार्ज था, यहाँ पे ये क्या है, न्यूट्रल है। तो जब भी आपके पास न्यूट्रल होगा देन आपने क्या करना है, उसको पुट करना है = 0 के। तो यहां से हमारे पास निकल आएगा ये 2 + 2x - 14 = 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस आ जाएगा 2x = 0। तो ये जाके इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये -12 आएगा। तो ये जाके उधर प्लस का 12 हो जाएगा और ये यहां से आ जाएगा इसका 6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो निकला वो क्या निकला, +6। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4D। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, कैटलिस्ट हेल्प्स इन अ रिएक्शन बाय। तो हमने देखना है कैटलिस्ट जो होती है वो केमिकल रिएक्शन में क्या असर करते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही है कि कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। दूसरा अगर मैं देखूं डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, तो ये भी सही है कि वो क्या करता है कि जब बैरियर को कम करता है, एक्टिवेशन बैरियर को कम करेगा तो फिर क्या करेगा, रेट को, स्पीड को रिएक्शन की क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो तीसरे एमसीक्यूज है इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, तो ये गलत है। ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या करता है, कम करता है, कम करके क्या करता है, रेट को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे जो चौथा एमसीक्यू है बोथ A एंड B,
तो ये है इसका सही आंसर। एक और चीज मैं ऐड करता चलूं कि जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, रिएक्शन की सिर्फ रेट को इंक्रीज करता है, उसकी परसेंटेज यानी कि उसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करता। यानी कि ये नहीं होता कि अगर आपने कैटलिस्ट को ऐड कर दिया तो आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, इस तरह नहीं होता। कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, उसके रेट को इंक्रीज कर देता है, यानी कि काइनेटिक्स को इंक्रीज कर देता है। इसको कहते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स। इसको कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, which pairs of compounds belong to similar groups। हमने देखना है कि ये जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं ये कौन से फंक्शनल ग्रुप में सिमिलर है, यानी कि कौन से फंक्शनल ग्रुप में लाइज करते हैं। तो ये अल्केन के हैं, अल्कीन के हैं या अल्काइन के हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन का, ये मेरे पास होता है अल्कीन का, और ये मेरे पास होता है अल्काइन का। तो इससे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इनको। अगर मैं सबसे पहले देखूं तो ये है मेरे पास C1, तो मैं अल्केन में अगर जब 1 पुट करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1, और हाइड्रोजन मेरे पास कितने आ जाएंगे, हाइड्रोजन बनेंगे, हाइड्रोजन 1 पुट किया तो ये 4 आएगा, यानी कि ये अल्कीन का है। अब दूसरा देखूं तो इसमें जब मैं 2 पुट करता हूं तो मेरे पास H जो आएंगे वो 4 और 2 6, तो ये 6 आएंगे, यानी कि ये वाला एमसीक्यू सही नहीं है। दूसरे में आऊं तो दूसरे में अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूं तो मेरे पास ये 6 आएंगे, तो ये वाला यानी कि अल्कीन में नहीं है। इसको मैं चेक करता हूं अल्कीन में, तो अल्कीन में चेक करूंगा, 2 पुट किया तो मेरे पास ये 4 आ जाएंगे, यानी कि ये मेरे पास अल्कीन का मेंबर है, इथीन इसको कहते हैं। दूसरा अगर मैं चेक करूं 3 पुट करता हूं इसमें, तो ये मेरे पास यहाँ पे 6 आएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा C3H8 आ जाएगा, यानी कि ये मेरे पास अल्केन का है और ये अल्कीन का, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। तीसरे पे आऊं तो तीसरे में जब मैं 2 पुट करता हूं तो 4, यहाँ पे 2 पुट करूंगा 6 आएगा, यहाँ पे 2 पुट करूंगा 4 आएगा। इसको मैं अल्काइन में चेक करता हूं तो ये 2 पुट किया तो मेरे पास आ जाएगा 2 4 4 माइनस 2 2 आ गया। दूसरा इसको भी चेक करता हूं तो ये भी मेरे पास क्या आएगा, पुट करता हूँ 6 में से 2 निकाल दिया तो ये आ गया 4, तो ये मेरे पास यानी कि ये दोनों जो है ये अल्काइन में है, तो ये इसका जो है राइट आंसर है। ये किसमें लाइज कर रहा है, ये आपका लाइज कर रहा है, ये लाइज कर रहा है आपका अल्काइन ग्रुप में, तो ये इसका राइट आंसर है। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विद ग्रिग्नोल रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ग्रिग्नोल रिएजेंट टू फॉर्म, तो हमने देखना है कि जब अल्कोहल आपकी ग्रिग्नोल रिएजेंट से रिएक्ट करती है तो फिर क्या बनता है। तो ग्रिग्नोल रिएजेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, अल्काइल की चेन, साथ में मैग्नीशियम, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप, तो इस सब को हम बोलते हैं ये क्या है, ग्रिग्नोल रिएजेंट। और इसका जो रिएक्शन होता है वो हमेशा ड्राई ईथर की मौजूदगी में होता है। तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं अपनी लाइफ में, यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल ले लेता हूं, इसको रिएक्ट करवाता हूं, यहाँ पे अल्काइल की जगह मैं मिथाइल ले लेता हूं, मैंगनीज, और यहाँ पे क्लोराइड ले लेता हूं। तो ये जब रिएक्ट करेगा किसकी मौजूदगी में, ड्राई ईथर की मौजूदगी में। ये रिएक्शन ड्राई ईथर की मौजूदगी में होता है, इसके अलावा ये रिएक्शन नहीं हो सकता। होगा क्या कि यहां से क्या करेगा कि ये जाके इसको पकड़ लेगी और बना देगी CH3। बाकी क्या होगा, बाकी आ जाएगा मैंगनीज, इसके ऊपर यहाँ पे Cl और यहाँ पे आगे बैठ जाएगा OH। यहाँ पे ये जो रिएक्शन लिखा है इसका मैकेनिज्म कुछ ये होता है कि जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। मैंगनीज की जो मैग्नीशियम की जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इस R ग्रुप के, यानी कि अल्काइल की चेन से, तो इसकी वजह से इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, तो ये होता है पार्शियल पॉजिटिव। तो होगा क्या कि यहां से ये वाला पार्शियल नेगेटिव जो पार्ट है ये इस पार्शियल पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास बना देगा अल्केन। या दूसरी तरह इसको कहते हैं सिमेट्रिकल केन।
क्योंकि कार्बन जो है वो क्या है, कार्बन और इस पे जो ग्रुप हाइड्रोजन है वो क्या है, सेम है। इसके अलावा बाकी जो है मैग्नीशियम के साथ जाके वो यहाँ पे Cl बैठ गया, यहाँ पे OH बैठ गया, तो इसने ये बना दिया। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो क्या बना है, हमारे पास अल्केन बना। तो ये है इसका राइट आंसर। बस अगला जो एमसीक्यूज है ये भी ग्रिग्नोड रिएजेंट से है। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नोड रिएजेंट इज ड्यू टू, हमने चेक करना कि ग्रिग्नोड रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी है वो किसकी वजह से होती है। ग्रिग्नोड रिएजेंट क्या होता है, अल्काइल की चेन, साथ में मैग्नीशियम और साथ में हाइड्रोजन ग्रुप। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होती है, जिसकी वजह इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मैग्नीशियम की होती है वो अल्काइल ग्रुप से कम होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव आया था, इसके ऊपर नेगेटिव आया था। तो यहाँ पे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, जब एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो वो कहते हैं ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज नहीं होता, ये मैग्नीशियम की वजह से क्या होती है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो ग्रिग्नोड है ये क्या करता है, ड्राई ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन देता है मुख्तलिफ। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो ये सिंपल डेफिनेशन है एक्टिवेशन एनर्जी की, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सिंपल इसका ये आंसर है। ये सिंपल जो है वो डेफिनेशन टाइप था, तो ये बहुत आसान है। बस नेक्स्ट एमसीक्यूज है लिगेंड्स आर। तो लिगेंड्स क्या होती है ये हमने देखना है। तो लिगेंड्स क्या होती है, जो क्या करती है कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर क्या करती है, डोनर होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर को डोनेट करती हैं। तो सबसे पहले मैं अगर इस पे आऊं कम्प्लेक्स कंपाउंड पे आऊं, तो कम्प्लेक्स कंपाउंड में आपका लाइक मैं लिखता हूं पोटाशियम फेरेट साइनेट। तो ये मैंने एक कम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा, कम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा। इस कम्प्लेक्स कंपाउंड में यहां पे हमारे पास ये जो लिखा हुआ है साइनो ग्रुप है, ये हमारे पास है लिगेंड्स। ये क्या करती है, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल। तो ये क्या करती है कि जो लिगेंड्स होती हैं ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट कर देती हैं किसको, सेंट्रल मेटल को। क्योंकि सेंट्रल मेटल के पास क्या, क्योंकि ये मेटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो ये क्या करती है, उनको दे देती हैं। तो ये क्या करती है, जब लिगेंड्स क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर को डोनेट कर देती है। यहां पे अगर मैं देखूं ये वाला इलेक्ट्रॉन्स डोनर, तो ये बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट करती हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं, इसको देख के साथ ही ये वाला आंसर लगा देते हैं, ये गलत है। इसके बाद अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्टर, तो ये एक्सेप्टर नहीं होती, ये भी गलत है। इसके बाद अगर मैं आऊं लिविस एसिड और लिविस बेस, तो ये जब आपको पता होगा कि लिविस एसिड क्या है और लिविस बेस क्या है, देन ही आप इसका सही आंसर दोगे। तो लिविस एसिड की अगर बात करूं तो लिविस एसिड क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। और ये लिविस बेस क्या होती है कि जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करती है, डोनेट करती है। तो ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच गैस डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। कि कौन सी गैस ओबे नहीं करती ऑक्टेट रूल को। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना। तो हमारे पास क्लोरीन गैस जो होती है ये फुलफिल करती है। इसके बाद ऑक्सीजन भी फुलफिल करती है, हाइड्रोजन भी फुलफिल करती है। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे हीलियम, हीलियम क्योंकि नोबल गैस है, नोबल गैस है, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जो कि हमारे पास क्या होता है कि ये नोबल गैसेज होती हैं। ये क्या करती है कि ऑक्टेट रूल को, यानी कि ये क्या करती है, पहले ही क्या इनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ये ओबे नहीं करती ऑक्टेट रूल को। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट ऑक्युपाइज। तो हमने जब पानी जब आपका जम जाता है बर्फ में, तो क्या होता क्या है कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है कि
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है कि उसमें स्पेसिस होती है वो इंक्रीज हो जाती हैं। किस तरह, लाइक मैं बना के दिखाता हूँ। ये वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, सेम एज इट इज यहाँ पे और बना देता हूं, यहाँ पे भी। तो होगा क्या यहाँ पे कि इनके दरमियान क्या होगी, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि हाईली पार्शियल पॉजिटिव और हाईली पार्शियल नेगेटिव एटम जो होते हैं उनके दरमियान जो कशिश की फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे भी हो जाएगी, यहाँ पे भी हो जाएगी, और बस। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये वाली जो मैंने बॉन्डिंग बनाई है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर जब आपका फ्रीज अप हो जाता है, जब पानी आपका जम जाता है, बर्फ की शेप ले लेता है, तो होता क्या है कि उसमें क्या होता है कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से कि उसमें स्पेसिस जो होती है वो ज्यादा होती है। अब स्पेसिस ज्यादा होने की वजह से होता क्या है कि इसका वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम सॉरी ज्यादा हो गया। जब वॉल्यूम आपका ज्यादा हो जाएगा तो अगर मैं डेंसिटी देखूं तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी जो होगी बर्फ की डेंसिटी ऑफ आइस जो होगी वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ आइस क्या होगी, लेस हो जाएगी, यानी कम हो गई, कम हो जाएगी। यही वजह है कि जो आपका बर्फ होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। तो ये हमारे पास एट मरी हिल्स वाटर विल बॉयल एट। तो हमने देखना कि मरी हिल में क्या है कि पानी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं सबसे पहले अगर बॉइलिंग पे आऊं तो बॉइलिंग जो है आपकी वो क्या होती है कि बॉइलिंग आपकी होती है कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा क्या होगा टेम्परेचर जिसपे क्या होगा, दो चीजें आपकी इक्वल होनी चाहिए। एक उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर। तो जब पानी का जो वेपर प्रेशर और जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो जब इक्वल आ जाता है देन उसकी क्या होती है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे पास मरी हिल में, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बॉइलिंग जो है वो डिपेंड कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब जो मरी हिल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो जो होता है वो कम होता है 760 टोर से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। कम कितना होता है कि मरी हिल में जो पानी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो आपके पास 700 टोर तक होता है, यहां तक होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। अब ये कम होने की वजह यही है कि जो है मरी हिल पे जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 98 डिग्री सी रहता है। तो ये इसका सही आंसर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा वाटर का वैसे सी लेवल पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी है। और माउंट एवरेस्ट पे अगर बात करूं तो वो ये है, ये क्या है, माउंट एवरेस्ट पे है। माउंट एवरेस्ट पे क्या है कि जो पानी का स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, अबाउट 350 तक हो जाता है, इतने टोर्स तक हो जाता है। अब वो क्या है कि इतना जब कम हो जाएगा जिसकी वजह से होगा क्या है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यही वजह है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट होता है। लाइक अगर सी लेवल पे बात करूं तो वो 100 डिग्री सी है, अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे बात करूं तो वो तकरीबन 69 डिग्री सी है, और अगर मैं मरी हिल पे बात करूं तो वो है 98 डिग्री सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 98 डिग्री। हमारा इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ बोरोन, हमने देखना बोरोन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर जो बोरोन है वो शो करता है +3 और -1। सम केसेस में ये +3 एमसीक्यू, सम केसेस में +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है और सम केसेस में -1 शो करता है। तो ये सिंपली इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू था। तो इसका सही आंसर है बीटा। हमारे पास बेंजीन हैज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ, हमने देखना है कि बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। इसकी दो वजह होती है कि एक इसमें क्या होता है कि बॉन्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं। दूसरी इसकी वजह ये होती है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं बेंजीन के वो 5 तरह के होते हैं। 3 जो थे वो दीवार ने दिए थे, 2 जो हैं वो कोकूल के हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये रोटेट होते रहते हैं, यानी कि डीलोकलाइजेशन होती रहती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि इसमें क्या है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। तो ये है इसका सही आंसर कि बेंजीन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है दो चीजों पे, एक उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पे और एक डिपेंड करती है उसमें जो बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज होता रहता है, जिसकी वजह से बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। हमारे पास अल्केन्स, जिसका दूसरा नाम क्या होता है पैराफिन्स। पैरा कहते हैं कम को, अफीन्स कहते हैं रिएक्टिविटी, यानी कि ये क्या होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं। आर मेड अप ऑफ, तो हमने क्या करना है कि अल्केन्स होते हैं वो सिंपली इसका अगर जनरल फार्मूला बात करो तो ये CnH2n+2 होता है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये दो चीजों पे मुश्तमिल, दो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होगा, एक कार्बन है दूसरा क्या है हाइड्रोजन है। तो इसमें जो एंड वाला जो है ये वाला डेल्टा जो आंसर है ये सही है कि कार्बन और हाइड्रोजन पे सिर्फ क्या होते हैं अल्केन मुश्तमिल होते हैं, तो ये इसका सही आंसर है। चलते हैं आज के लास्ट एमसीक्यूज के लिए के ऊपर। तो ये हमारे पास कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले याद रखें आप जब भी किसी कंपाउंड को हम फॉर्मेशन करते हैं तो हमेशा क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एंथैल्पी जो होगी वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो इधर से ही पता चल गया कि एंथैल्पी क्या हो रही है फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन होगी तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। यूजिंग द हेसिस लॉ, हेसिस लॉ क्या कहता है कि आपके पास अगर ओवरऑल एक आपने रिएक्शन किया, ओवरऑल की जो एंथैल्पी आएगी वो और स्टेप्स की जो एंथैल्पी आएगी वो क्या होती है। अगर कोई भी रिएक्शन मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक रिएक्शन है वो दो स्टेप पे मुश्तमिल है, ओवरऑल की जो एंथैल्पी होगी वो, और अगर मैं दोनों को सम कर लेता हूँ दो स्टेप्स की, वो क्या होगी इक्वल होगी। यानी कि इस तरह है कि हेसिस लॉ क्या कहता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 डेल्टा H2, ये क्या होगी इक्वल होगी। यानी कि ये क्या है ओवरऑल की, ये क्या है ओवरऑल की, ये ओवरऑल की है ओवरऑल एंथैल्पी, और ये हमारे पास क्या है स्टेप्स की, कि दो स्टेप है तो इनको मैं कहता हूँ ये क्या है स्टेप्स की एंथैल्पी है, तो ये क्या होगी इक्वल होगी। अब मैं आता हूँ एमसीक्यूज के ऊपर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब मेरे पास क्या है कि अपने फॉर्मेशन करनी है सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो ये है ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पे एंथैल्पी दी हुई है। अब जो है मुझे किस तरह पता चला कि ये ओवरऑल रिएक्शन है, क्योंकि अगर मैं ये वाले रिएक्शन के ऊपर चलूं, ये वाले सेकंड रिएक्शन देखूं, तो यहाँ पे जो चीज बनी हुई है सेकंड में रिएक्टर्स वही लेके प्रोडक्ट बनाई हुई है, यानी कि ये ओवरऑल है, ये आपका क्या है ये ओवरऑल रिएक्शन है, और ये आपका क्या है स्टेप्स रिएक्शन है। तो अब क्या होगा जब यहाँ पे मैं आऊं तो ये मेरे पास क्या है ओवरऑल की, अब मैंने इसकी निकालनी है तो इसकी किस तरह निकालूंगा, इसको मैं अपने तौर पे 1 का नाम देता हूँ, इसको 2 का नाम देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ओवरऑल जो है वो मेरे पास आ जाएगी -89.08 बराबर आ जाएगा H1 की निकालनी है, H1 एल्किन्स, और साथ में माइनस में है तो माइनस ये आ जाएगा, ये माइनस में इधर जाके जब प्लस हो जाएगी तो ये आ जाएगा 89.0 प्लस 41.02। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे देन ये आपके पास जो आंसर बनेगा ये आपके पास आ जाएगा -4। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना लगी हो, किसी एमसीक्यू की समझ ना लगी हो, या किसी भी पॉइंट की समझ ना लगी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगर कोई भी मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है वो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।